new wave of technological change is Zim Laboratories. Zim was established in 1989 in Nagpur, which lies at the zero-mile marker, indicating the geographical center of India with international connectivity for global exports. दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है जिम लैबोरेटरीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनवर दाऊद सर। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम जिम लैबोरेटरीज की जो बात करते हैं तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है इस रीजन में, और आप ये बताइए किस चीज़ में एक्चुअली डील होता है आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है आपकी, उस बारे में बताइए आप। जी सर, ये जिम लैबोरेटरीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है कि जो बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया में काम करती है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके पास में एक खुद का एक R&D रिसर्च सेंटर है, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट नए तरीके से डेवलप करती है, जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलप करती है। लेकिन कई प्रॉब्लम जो ड्रग मेडिसिन में आप आमतौर पे देखते हैं, जैसे कि किसी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किसी के इफेक्ट कम रहते हैं, बहुत बड़ा डोज लेना पड़ता है, या आपको कन्वीनियंस नहीं है, पानी के साथ में पीना है तो बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, या किसी और चीज़ के साथ में पीना, तो ये कन्वीनियंस नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करती है। आप अगर देखेंगे कि इनकन्वीनियंस, जैसा टेस्ट अच्छा नहीं है या घड़ी घड़ी लेना पड़ता है, तो इसमें सब ये डोज मिस होने के चांस रहते हैं या ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जो अच्छे हैं लेकिन क्योंकि कन्वीनियंस नहीं है और उस वजह से पेशेंट छोड़ देता है अपना ट्रीटमेंट, तो उन प्रॉब्लम्स को जिम लैबोरेटरीज के एक ऐसी कंपनी है जो सॉल्व करती है। वो ऐसे इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर वो ऐसा बनाती है कि जिनमें दिन में एक ही बार लेना पड़े, या बिना पानी के ले सकते हैं। या आप अगर देखोगे, मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी ने बनाया हुआ है कि जो ओरल फिल्म है, सिर्फ जबान पे रखो, आपको पानी के साथ पीने की जरूरत नहीं, पानी लेने की जरूरत नहीं, विदाउट पानी के आप ले सकते हो। ये प्रोडक्ट है, ऐसे लोगों को दे सकते हैं कि जो वर्टिकल नहीं है। कई लोग ऐसे कई ऐसे मरीज हैं जो बेड रिडन है, तो वो कैसे मेडिसिन लेगा, कैसे पानी पिएगा, क्योंकि वो विंड उसमें लंग्स में जाने का चांस है पानी, अगर कोई ओरल ड्रग लेगा तो ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके ऐसा नए तरीके से ये प्रोडक्ट का हम फॉर्मुलेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, और ये हमारे पास में टेक्नोलॉजीज है। तो इस टेक्नोलॉजीज की भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाए हुए प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है। और इस वजह से जिम ने अपना एक स्थान बनाया है सारी दुनिया में कि ये कंपनी बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कई प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पेशेंट को एक अफोर्डेबल वे में ये मेडिसिन जो अच्छी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से लोग ले नहीं पा रहे, वो पहुंचाती है। और इस वजह से आज के डेट में इस कंपनी में 30 साल इसको कंप्लीट हो गए, और 30 साल के बाद में आज ये 1000 लोगों को एम्प्लॉय करती है, सब लोकल है। इसके पास में एक रिसर्च सेंटर है, और हमारी जो फैक्ट्री है जहाँ पर ये सब प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उस फैक्ट्री में उसके एक्रेडिशन सारी दुनिया में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। और आज के डेट में जो मार्च में लगभग नियर अबाउट प्लस माइनस 5-6% कर लो तो 400 करोड़ का हमारा बिजनेस है, जिसमें से 85% बिजनेस हमारा देश के बाहर है। यानी हम सारी दुनिया में, हम सिर्फ कलमेश्वर में बैठे हैं, सबसे रिमोट बैकवर्ड एरिया में बैठे हैं, लेकिन हमारा वर्कर जो मेडिसिन बना रहा है, कलमेश्वर का आदमी जो मेडिसिन बना रहा है, वो सारी दुनिया में जा रहा है। सबसे प्रोग्रेसिव और एडवांस कंट्रीज में ये हमारी मेडिसिन बिक रही है। इस बात को सोचकर बड़ा मुझे हमेशा गर्व होता है, क्योंकि मैं खुद काटोल का पैदाइश मेरी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने बैकवर्ड एरिया में आके इस कंपनी ने और हमारी टीम ने ये काम कर दिखाया कि हमारी मेडिसिन सारी दुनिया में जाती है और एक्सेप्ट होती है। सर, यूँ देखा गया कि जब कोरोना पैंडेमिक हाई था, काफ़ी क्रिटिकल फेज से हम सब लोग गुजर रहे थे। उस समय ये जो आपकी जिम लैबोरेटरीज के जो बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं,
काफ़ी और देश में आपने एक्सपोर्ट तो किया ही किया, लेकिन इंटरनल अपने देश में भी काफ़ी लोगों ने उस चीज़ का लिया है मेडिसिन। हमने तो किस तरह से आप लोगों ने लोगों की मदद किया या किस तरह से आपको प्रोडक्शन डबल करना पड़ा, उस बारे में बताइए। अच्छा आपने प्रश्न पूछा। कोरोना के बाद हमने ये किया कि सबसे पहले तो ये किया जाना चाहिए कि आपकी जो खुद की जो आपका जो घर है वो सबसे पहले सुरक्षित होना चाहिए। तो जितने भी हमारे जो 1000 के करीब 1200 के करीब जो हमारे एम्प्लॉइज थे, उनको हमने पूरी ट्रेनिंग दी कि कोरोना में किस तरह से रहे और किस तरह से अपने आप को इन्फेक्शन से बचाए ताकि कंपनी चलती रहे। अगर सबके सब गिर जाते क्योंकि साथ में काम होता है तो शायद हमारी कंपनी चल नहीं सकती और देश की सेवा नहीं कर पाती। तो वो हमने पूरी की। और हमारे पास में कई मेडिसिन, पूरा देश बंद हो चुका था, सारी दुनिया बंद थी, तो जितने रॉ मटेरियल थे उस वक्त, हालांकि हमारा 80 से ज़्यादा % जो बिजनेस है वो देश के बाहर है, तो माल आना बंद हो गया था, कहीं बाहर से जो आता था माल, रॉ मटेरियल। तो हमने फिर वो माल, हमारे एक्सपोर्ट को एक बार के लिए हमने बंद कर दिया। 6 महीने तक के हमारे पास जो मटेरियल था, जो इस देश के लोगों को जिस मेडिसिन की ज़रूरत थी उसकी पहले पूर्ति की। और हमने एट कॉस्ट कई मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि कई ऐसी मेडिसिन है, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, ये डॉक्सीसाइक्लिन, इस टाइप की जो मेडिसिन है हमने एट कॉस्ट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट किया। कई जगह पर फ्री भी हमने कैंप्स लगे थे कलमेश्वर में, वहाँ पे हमने दिया कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन का जैसा जो प्रबंध था कलमेश्वर, हम ये बनाते नहीं है, ऑक्सीजन का तो हमारा बिजनेस है नहीं, लेकिन हमने ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पे वहाँ पे एक सुविधा करवाई, सुविधा प्राप्त करवाई हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कलमेश्वर में, कि इसलिए कि यही के जो वर्कर है ये हमारी टीम के सब मेंबर हैं, उनको और उनके परिवार को सबसे पहले हमारे को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। और इस शहर से जहाँ हमारी कंपनी है उसके आसपास के गांव, उसके आसपास के जो एरियाज है उससे हम काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, उसके पार्ट हैं। तो ये चीज़ हमने की। और एट कॉस्ट उस टाइम पे हमने ये नहीं सोचा कि हमारी कंपनी का मुनाफा है, इस टाइप की चीज़ उस टाइम पे किसी के दिमाग में आती भी नहीं है। सर गौरतलब ये भी है कि काफ़ी जो फार्मा कॉलेजेस जो है उनका आपके जिम लैब से काफ़ी अच्छा टाइप है, कई स्टूडेंट्स आके यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं, इवन कई लोगों को आपने एक टेम्पररी प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। तो आप थोड़ा उस बारे में बताइए कि किस तरह का टाइप है, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद यहाँ के कॉलेज जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, वहाँ उसका प्रोडक्ट हूँ, यहीं से मैंने एमफार्म किया है। और और मेरे जैसे कई लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए नागपुर छोड़ के उनको जाना पड़ता है और विदर्भ छोड़ के गए हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल में या देश के बाहर उन्होंने इस प्रोफेशन को बहुत बड़े योगदान दिए। और ये सोचकर हमेशा बड़ा दुख होता है कि विदर्भ के लोगों को नौकरी के लिए यहाँ पर, अब विदर्भ में आप देखोगे नहीं तो भी 30 से 35 कॉलेज हैं, इनमें से समझ लीजिए 30-40% तो बाहर चले जाते देश के, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर नौकरी करते और नौकरी भी विदर्भ के बाहर करते। तो ये जब मैं खुद नौकरी करने गया और जब मैं यहाँ पर वापस आया अपनी कंपनी को फाउंड करने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए, तो ये मेरे दिमाग में एक बात थी कि विदर्भ के आदमी को विदर्भ के बाहर क्यों जाना पड़े। क्या सारी दुनिया, कहीं आप देखोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो कहीं पर भी एक्सपोर्ट हो सकता है। आपको आपके लोगों के लिए पहले एम्प्लॉयमेंट बनाना चाहिए, करना चाहिए, फिर बाद में बाकी सोचना चाहिए। तो अपनी मिट्टी से जुड़े रहने में मुझे एक ये लगता है कि भाई हर एंटरप्रेन्योर की कोशिश रहना चाहिए कि जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसके लिए कुछ वापस कुछ देना चाहिए उसे। अगर उसको एजुकेशन मिला है, यहीं से उसको कोई सक्सेस मिला है, यहाँ के कॉलेज में पढ़ा है उसने, तो उसलिए ये जो मेरी कंपनी थी, ये सबसे बैकवर्ड एरिया जो विदर्भ का है उसमें हमने लाके उसको स्थापित किया। और 95% यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो विदर्भ के हैं, स्पेशली नागपुर के और स्पेशली कलमेश्वर, काटोल और उसके सराउंडिंग जितने 30-40 जो गांव है उसके वर्कर भी है, उसके स्टाफ भी है।
अभी जो फार्मास्यूटिकल का भी जो बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था हाल ही में, तो उसमें कई तरह के एजेंडा रखे थे मैन्युफैक्चरर्स ने। तो आप ये बताइए कि किस तरह के कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, या कुछ किस तरह की पॉलिसी फ्रेमवर्क सरकार की तरफ से बनना चाहिए। एक सब्सिडी का भी एक इशू उठा था, तो आप बताइए, तो आपका इस बारे में क्या व्यू है? देखिए, मेरा ये समझना है, और कई बार हमने हमारे जो बड़े अच्छे हमारे जो नेतागण है बहुत अवेयर है और बहुत प्रोएक्टिव भी है। ये मुझे बोलना चाहिए, और ये बात सच है। आप पिछले 5-6 साल में जो आप शहर की जो प्रोग्रेस देख रहे हो, उससे बात बिल्कुल साफ है कि हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत जागरूक है। लेकिन कोई भी नेतृत्व है देश की पॉलिसी के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता जी। अब देखिए, ये जो सब्सिडी वाले जो है वो लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि बजट पास होता है, बजट के अंदर सब्सिडी के लिए कोई ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है। अब अगर ये है तो विदर्भ जैसा एरिया जो इतना सेंट्रल है और इंटरकनेक्टेड है, जो एक एजुकेशनल सेंटर है, उसकी ये जो प्लस पॉइंट है उसको यूज़ करके यहाँ पर इंडस्ट्री कैसी लाई जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को यहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिले। ये बहुत बड़ा काम है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जो दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि बम्बई या अहमदाबाद या पुणे या हैदराबाद, या जितने भी इस देश के शहर हैं, वो सैचुरेट होते जा रहे हैं। एक जगह पर इतना सारा इंडस्ट्रियल, कहीं पर भी ऐसे इस टाइप के सेंटर रखने से अब बहुत सारी नुकसान है। टाउन प्लानिंग के नुकसान है, एक साथ सब माइग्रेशन होता है तो डेफिनेटली देश का नुकसान है, वेस्टेज है। हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था इस आईपीसी में कि इतने सारे जब यहाँ पर एरियाज है, एमफार्म है, पीएचडी के प्रोग्राम है, और यहाँ की जो एजुकेशन है बहुत क्वालिटी एजुकेशन है, और ये कनेक्टिविटी है, इन दो बातों को जोड़कर विदाउट सब्सिडी के ऐसा वातावरण कैसे क्रिएट किया जाए कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आने को खुद इच्छुक हो जाए इन स्पाइट ऑफ कोई सब्सिडी नहीं है। तो ये सरकार से वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए कि जो वो दे नहीं सकती, तो दे दे तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा ये एक मत बना कि क्यों नहीं नागपुर को एक इस देश का फार्मास्यूटिकल रिसर्च हब बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं तो वो रिसर्च में वो भी सीखेंगे। रिसर्च जब होगी तो वो भी आगे सीख सकते हैं, और रिसर्च के लिए बेनिफिट आज भी गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पर कोई बड़ा सेंटर फॉर एक्सेलेंस जैसे नाइपर है, या इस टाइप की बड़ी जो AIMS, जैसा मेडिसिन में AIMS होती है, रिसर्च हॉस्पिटल होता है, जैसा उस तरह से कोई बड़ा रिसर्च देश हमारी सबसे रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, कि इस टाइप का कोई बड़ा रिसर्च सेंटर खोला जाए और उसके चारों तरफ एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए ओनली एज अ रिसर्च हब, जहाँ पर बड़ी जो इस देश की कंपनी या बाहर की कंपनी है वो अपना एक रिसर्च सेंटर डाल सके। आज के डेट में हम ये नहीं बोल रहे कि फैक्ट्री डाले, एक रिसर्च सेंटर डाले, क्योंकि यहाँ के जो 3000 बच्चे हैं उनको काम मिलेगा और वो बिल्कुल टॉप कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलेगा। और रिसर्च हब ये एक ऐसी चीज है जो सरकार से कोई पॉलिसी के बाहर नहीं मांग रहे हैं। अगर यहाँ से 3000 बच्चे एक साथ निकलते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट है जो बड़ी कंपनियों को जो चाहिए रिसर्च करने के लिए, जो बच्चे चाहिए, सिर्फ उनको सेटअप करना पड़ेगा और उसको पूरे बेनिफिट देना पड़ेगा हम लोगों को कि ये जो ऑलरेडी अवेलेबल है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में, ये रिसर्च के लिए बेनिफिट अवेलेबल है। तो आप अगर चाहते हो कि भाई देश का आज के डेट में कहते हैं कि भाई इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये अगर स्टेटस बना रहे हैं तो रिसर्च जरूरी है। और अनुसंधान इस टाइप का रिसर्च करने के लिए अगर नागपुर जो कि कई चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सारी दुनिया में जाके जिसका नाम हो रहा है, उसको अगर नागपुर में काम करने का मौका मिले और बड़ी कंपनियां यहाँ पे बहुत कम लागत के साथ, हम ये नहीं बोल रहे कि आप 100 करोड़ की एक फैक्ट्री डालो, हम ये कह रहे हैं हर बड़ी कंपनी ने यहाँ पे 10-15 करोड़ रुपए का एक रिसर्च सेंटर डाले और वहाँ हर एक उनमें से 25-50 लोग हमारे लेकर एक खुद भी रिसर्च करें
और कॉस्ट इफेक्टिव रिसर्च, मेरा यकीन है कि यहाँ पे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रिसर्च होगी और यहाँ का जो स्टूडेंट है वो बहुत मेहनती है और उनको भी बड़े अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे और प्रोडक्ट मिलने के बाद में उनको ये समझ आएगा कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और इतने कोऑपरेटिव है कि कहीं से कोई बेनिफिट जो है जीएसटी का बेनिफिट और मॉडवेट का बेनिफिट उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से वो मेकअप हो जाएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं है। हम खुद कर रहे हैं यहाँ से, हमारे को मालूम है बहुत ईजी है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ से दुनिया के नहीं देश के किसी भी कोने में 17 घंटे में मटेरियल पहुंच सकता है। राइट। इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब हमारे विदर्भ में तैयार हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और जब अगर रिसर्च हो सकता है तो प्रोडक्शन अपने आप शुरू हो जाएगा, ये मेरा मानना है।